नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान का टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा था। लेब असिस्टेंट के लिए जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड के लिए जो पहला पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना राजस्थान का भूगोल। उसमें अपने जलवायु शुरू कर रखा था। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, राजस्थान की ऋतुएं, वो सारी की सारी अपने देख ली है। आज अपन देखते हैं राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण यहाँ अपन कोपेन, थार्नवेट और त्रिवार्था के द्वारा जो किया गया वर्गीकरण है उसको बारी बारी से देखेंगे। लेब असिस्टेंट के लिए पूरी तैयारी अपन शुरू करा रहे हैं। जस्ट ही कल से ही भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में जो वीडियोज़ है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो विश्व के भूगोल के जो टॉपिक अपने जुड़े हैं, जैसे कि इससे पहले आपको सिलेबस से अवगत करा दिया गया है कि बहुत ही बड़ा और लार्ज जिसको कह सकते हैं, लगभग 66 टॉपिक अपने सेकेंड जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का उसमें दिए हैं। तो उसकी बारी बारी से संपूर्ण जो कोर्स है उसके लिए अपन प्रयास करेंगे और पूरा कोर्स आपको करवाएंगे। तो ज़रूर आप हमसे जुड़ें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें ताकि अपने मिशन का फ़ायदा सभी बच्चों को हो। तो अपन देखते हैं राजस्थान का जो पहला टॉपिक पहले पेपर में राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में दे रखा है। तो यहाँ कोपेन का वर्गीकरण अपन देखेंगे। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण है। कोपेन ने मुख्य रूप से 4 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा। आधार लिया वनस्पति। कोपेन का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? वनस्पति। यानी वनस्पति के आधार पर इन्होंने अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया। इसके अलावा जैसे थार्नवेट है, थार्नवेट ने जो अपना आधार लिया था उसके लिए वर्षा, तापमान, इन बिंदुओं को शामिल किया। इसके अलावा त्रिवार्था ने जो महत्वपूर्ण बिंदु रखा वो वर्षा रखा। तो इन्होंने इन बिंदुओं के आधार पर, त्रिवार्था एक ऐसा है जो अपने वर्गीकरण में इसने सिर्फ कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन किया था। त्रिवार्था जो था इसने कोपेन के वर्गीकरण में ही संशोधन किया, कोई विशेष से परिवर्तन नहीं किया। और कुछ अंश इसमें जोड़ करके और कुछ इधर उधर करके और अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है त्रिवार्था का, कोपेन के सिमिलर ही है। तो 4 कोपेन ने वनस्पति को आधार बांध करके राजस्थान की जलवायु उसको कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। 4 भाग इसके कौन कौन से? पहला भाग यदि अपन यहाँ से ले तो BWHW, यहाँ मैं बता दूं कि कोपेन ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है विश्व का भी अपन पढ़ेंगे और उसमें अपने टॉपिक डाल भी रखा है। 5 बड़े अक्षर लिए थे ABCDE, और 5 बड़े अक्षरों में कोपेन के वर्गीकरण में जो 4 अक्षर है ACDE जो अक्षर है ये आर्द्र जलवायु को दर्शाते हैं, ठीक है। और जो B है ये शुष्क जलवायु प्रदेशों को दर्शाता है। सीधा सा प्रश्न है कि कोपेन के वर्गीकरण में शुष्क जलवायु को दर्शाने वाला संकेताक्षर कौन सा है? तो जो ABCDE लिए है बड़े अक्षर, उसमें B शुष्क को दर्शाता है, बाकी सभी के सभी जो है ACDE ये आर्द्र जलवायु को दर्शाते हैं, ठीक है। तो उसी बिंदु के तहत इन्होंने छोटे अक्षर भी कोपेन ने लिए, ठीक है। जैसे यहाँ W लिया, H लिया, W लिया तो ये मरुस्थलीय जलवायु के लिए लिया। यहाँ S लिया, स्टेपी जलवायु के लिए लिया, ठीक है ना। यहाँ CWG जो है वो आर्द्र जलवायु के लिए, और यहाँ A वर्ड है वो आर्द्र जलवायु के लिए है, ठीक है ना। और यहाँ जो W लिया, कहीं पे M भी लिया है तो M मानसून जलवायु के लिए लिया है, ठीक है ना। और यहाँ W जो अति आर्द्र के लिए। तो ये विभिन्न बिंदुओं को उन्होंने लिया है संकेताक्षरों को। तो अलग अलग संकेताक्षरों के माध्यम से कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो पहला वर्गीकरण में पहला टॉपिक BWHW वाला ये जो प्रदेश है, इसको अपन यदि हिंदी में लिखे तो शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है ना।
क्योंकि बी संकेताक्षर आया यहाँ पे, इसका मतलब ये शुष्क जलवायु प्रदेश है और उष्ण भी है, ठीक है ना। अब इसकी विशेषता क्या है कि इस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, राजस्थान के कौन से जिले इस जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो जिलों की बात अपन करें तो यहाँ से चले जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का उत्तरी हिस्सा इसमें शामिल है, जोधपुर, पूरा जोधपुर का हिस्सा शामिल हो गया। इसके अलावा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये ज़िले महत्वपूर्ण है इसमें, जो मरुस्थलीय जलवायु के लिए शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में शामिल है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का उत्तरी हिस्सा इसमें, जोधपुर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, और चूरू का भी, ये वाला उत्तरी पश्चिमी जो हिस्सा है वो चूरू का भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो इस प्रदेश को इसने नाम दे दिया शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसमें औसत तापमान की बात की गई, तो औसत तापमान, जब गर्मी की ऋतु की बात की तो कोपे ने कहा कि यहाँ का जो औसत तापमान है वो लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ का औसत तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत ऋतु के अंदर औसत तापमान की बात की तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान शीत ऋतु में यहाँ पाया जाता है। 12 से 18 सेंटीग्रेड तापमान यहाँ लगभग रहता है इस प्रदेश में। यदि अपन वायुदाब की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में न्यून अवदाब रहता है, यहाँ पे न्यून दाब बनता है क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी होने के कारण वो जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म होकर के वो तापमान बढ़ जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिसके कारण वायुदाब जो है वो न्यून बन जाता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु, और ये वर्षा को आकर्षित करने के लिए न्यून अवदाब का केंद्र जो बनता है ग्रीष्म ऋतु में, ये भी महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए। अब वर्षा, यहाँ पे औसत वर्षा की बात करें, इस भाग में औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत वर्षा यदि इस भाग के अंदर अपन देखें तो वर्षा तो चूँकि मरुस्थलीय प्रदेश और शुष्क भाग है तो इसमें वर्षा बहुत कम होती है। कम होने का मतलब यहाँ पे 100 मिमी से 200 मिमी के आसपास में औसत वर्षा रहती है, ठीक है ना। सेमी कहें तो 10 से 20 सेमी कह दो, सेमी में 10 से 20 कह दें, और मिलीमीटर में कहें तो 100 से 200 मिलीमीटर के आसपास में यहाँ औसत वर्षा पाई जाती है। अब इस तरह की वर्षा है तो वनस्पति कैसी होगी, तो वनस्पतियों की बात अपन करें तो वनस्पतियों के अंदर अपन यहाँ देखेंगे कि इस प्रदेश में कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी, कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। इसके अलावा इस भाग में जैसे फोग पाया जाता है, ठीक है, और कांटेदार पेड़ों में जैसे बबूल, खेर के कुछ वृक्ष कहीं कहीं मिलते हैं, ठीक है। छोटे पत्तों वाले वृक्ष यहाँ कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, और घास पाई जाती है। यहाँ की घास फेमस है। ये जो इलाका है जैसलमेर बाड़मेर का जो सीमावर्ती ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे घास मिलती है और उस घास का नाम है सेवण घास। बार बार बताया आपको, एक घास यहाँ पे धमन घास, और दोनों घासें जो है वो दूधारू पशुओं के लिए बहुत लाभदायक है, दूधारू पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय यदि अपन देखें, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है वो मरुस्थलीय जलवायु वाला है, तो यहाँ जो व्यवसाय जो है मुख्य रूप से यहाँ के लोगों का वो क्या रह जाता है, यहाँ पशुचारण और कृषि। अब कृषि तो बहुत न्यून है, लेकिन प्रमुख रूप से क्या है, पशुचारण प्रमुख इनका व्यवसाय है, ठीक है। अब यहाँ जैसलमेर में एक बेल्ट पाया जाता है पोखरण और जैसलमेर के बीच में। इस बेल्ट को इसी भाग में है, ये लाठी सीरीज बोलते हैं, लाठी सीरीज बोलते हैं। और लाठी सीरीज का मतलब यहाँ पे
धरातल के अंदर पानी की एक परत पाई जाती है, पानी की परत है। इसमें चांदन जो नलकूप है वो इसी बेल्ट के अंदर है। तो ये लाठी सीरीज जो है यहाँ पे एक पानी के बेल्ट के रूप में एक पट्टी पाई जाती है, जिसमें से नलकूपों के माध्यम से जल प्राप्त किया जाता है। पेयजल के लिए काम आता है और कुछ सिंचाई के लिए भी काम आता है। इस प्रदेश में यदि अपन यहाँ बढ़ें, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों जिले यहाँ समृद्ध हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे घग्गर जो नदी है उसका पार्ट भी तो है साथ साथ में, और नहर से सिंचाई भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो इस मरुस्थलीय और जलवायु के अंदर जो महत्वपूर्ण जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, ये तो कुछ अलग है। अलग इसलिए कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलें होती है, और फसलें जैसे कि गेहूँ, जो चना, ठीक है ना, इन फसलों को बहुतायत से यहाँ बोया जाता है, ठीक है ना। तो गेहूँ, जो चना, चावल, तो ये प्रमुखता से ये फसलें यहाँ पे होती है। तो ये दोनों गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं इस मरुस्थलीय जलवायु में होते हुए भी काफ़ी समृद्ध प्रदेश के रूप में परिलक्षित होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जलवायु प्रदेश है जिसका नाम क्या रखा आपने, BWHW, शुष्क जलवायु प्रदेश। बी शुष्क के लिए है, ठीक है ना, और यहाँ पे W जो है जो मरुस्थलीय जलवायु की जो विशेषताएं हैं उसको इंगित करता है। अगला जलवायु प्रदेश है अपना दूसरा है, दूसरे जलवायु प्रदेश की बात अपन करें। हालांकि ये विशेषता जो है यहाँ इसको शुष्क जलवायु प्रदेश के साथ में यदि उष्ण कटिबंध जोड़ दें तो भी सही है, क्योंकि यह उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में इसको पूरा लिखें तो और भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो यह इसकी बात अपन ने की। दूसरा जलवायु प्रदेश जो है उसके बारे में अपन देखें, वो दूसरा जलवायु प्रदेश है, उसका नाम है BSHW, ठीक है। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय कह दें इसको, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इसकी यदि अपन चर्चा करें, यह वाला प्रदेश है पूरा का पूरा। इसमें यदि अपन जिलों की बात करें, इस प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो अपन यहाँ से चलें। जालौर का दक्षिणी हिस्सा इसमें आ गया, सिरोही का हिस्सा आ गया, पाली आ गया, नागौर आ गया, अजमेर का हिस्सा आ गया, और उसके बाद में यहाँ अपन आगे बढ़ें, शिकर आ गया, झुन्नू आ गया, कुछ हिस्सा यहाँ अलवर का आ गया, और कुछ भाग यहाँ जयपुर का आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रमुख जिले हैं जिसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो जालौर से लेकर के सिरोही, पाली, अजमेर, नागौर, सीकर, जयपुर, झुन्नू, अलवर और चूरू का ये हिस्सा, इधर वाला जो चूरू का हिस्सा है, इसको भी शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये जिले इसमें प्रमुख रूप से है। जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, अजमेर,
सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू और अलवर का पश्चिमी हिस्सा इसमें भी शामिल है। तो यहाँ मुख्य रूप से जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है। अब यहाँ देखिए इस भाग से थोड़ी सी यहाँ अलग विशेषताएं पाई जाएगी, और अलग विशेषता क्या रहेगी? जैसे कि अपन यहाँ की भौतिक दशाओं पे जाएं तो इन जिलों के अंदर किस तरह की भौतिक दशाएं हैं। तो सबसे पहले तापमान की बात कर ले तो औसत तापमान यहाँ का, यदि ग्रीष्म ऋतु में देखें अपन, ग्रीष्म ऋतु में देखें तो 30 से लेकर के 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान गर्मी में यहाँ का रहता है। और शीत ऋतु के अंदर औसत तापमान की बात अपन करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान रहता है। 5 से 12 और 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड ये ग्रीष्म ऋतु में रहता है और ये शीत ऋतु में रहता है। क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश इसी जलवायु प्रदेश में है। अपने सीकर के अंदर जैसे फतेहपुर अपन देखते हैं सबसे ठंडा रहता है, और सिरोही, माउंट आबू जो है ये सबसे ठंडा रहता है। तो दोनों जो ठंडे प्रदेश भी है वो इसी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि इस प्रदेश में वर्षा की बात करें भौतिक दशाओं के अंदर, तो वर्षा इस प्रदेश में देखें अपन तो 200 मिमी से 400 मिमी के आसपास में वर्षा होती है। सेंटी में कहें इसको तो 20 सेमी से 40 सेमी औसत वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। तो यह वर्षा का प्रारूप यहाँ पाया जाता है। 200 मिमी से 420 सेंटी से 40 सेंटीमीटर के आसपास में यहाँ पे वर्षा होती है। अब इस तरह की वर्षा यदि थोड़ी बड़ी है तो वनस्पतियाँ भी यहाँ पर थोड़ी चेंज मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो मरुद वनस्पतियाँ मिली थी अपने, मरुदभिद वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदभिद कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन यहाँ कुछ चेंज आ जाएगी, और वो चेंज में क्या आएगा यहाँ पे मुख्य रूप से जैसे खेजड़ी, नीम, पीपल, रोइडा, ठीक है ना, ये वृक्ष के खेर, केर, बबूल, ये सारे के सारे वृक्ष यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रदेश के अंदर। और वर्षा अच्छी हो रही है यहाँ इसी भाग में। एक ये वाला सिरोही वाला जो क्षेत्र है ये इसी भाग में, इसी जलवायु प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर जो वर्षा है वो 150 मिमी या 150 सेमी या 1500 मिमी से अधिक वर्षा यहाँ होती है। तो ये माउंट आबू वाला जो सिरोही का आबू वाला जो क्षेत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जो इसी प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है राजस्थान का। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ है औसत 150 मिमी से भी ऊपर 160 मिमी के आसपास में वर्षा, 160 सेमी के आसपास में, 150 सेमी 160 सेमी के आसपास में वर्षा होती है। मिमी कहेंगे तो 1500 और 1600 के आसपास में होती है। ठीक है, तो ये वाला भाग भी इसी प्रदेश में है। अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सारे का सारा पहाड़ी क्षेत्र लगभग इसी भाग में शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ये सीमांकन भी करता है। तो ये भाग जो है यदि देखें अपन तो इस रूप में भी महत्वपूर्ण है। फसल प्रारूप देखें इस भाग में, तो इस भाग में मुख्य रूप से जैसे फसलों में बाजरा, रबी की फसल गेहूं भी होती है, ज्वार भी, मक्का भी यहाँ इस भाग में, दक्षिणी भाग में, उदयपुर साइड में, पाली साइड में बोया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा इस भाग में दाल बोई जाती है, अलवर साइड में सरसों बोई जाती है, जौ बोया जाता है, चना खूब होता है, मूंगफली होती है। ठीक है ना, तो ये फसलें आसानी से इस प्रदेश में बोई जाती है। तो फसलों की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध प्रदेश है अपना ये पूरा का पूरा प्रदेश जो है। ठीक है, तो ये दूसरा जलवायु प्रदेश हो गया कोपेन का। अब देखिए मैंने कहा है त्रिवार्था ने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है, तो त्रिवार्था को साथ साथ में कोपेन के वर्गीकरण के ही समान 4 ही प्रदेश उसने बांटे हैं। उसने सिर्फ चेंज ये किया है कि यहाँ अपने BWHW का है तो वो W नहीं रखा, यहाँ पे BSHW रखा तो इस W को उसने नहीं रखा, यहाँ CWG है तो CAG कर दिया। ठीक है ना, तो सिमिलर ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज उसने नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो ये दूसरा भाग है कोपेन के वर्गीकरण का। तीसरा बिंदु देखें, तीसरा जलवायु प्रदेश यदि अपन देखें
अपने लेबर असिस्टेंट के लिए भी अपन देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ही है, और पूरा सिलेबस तो अपन शुरू कर ही रहे हैं। साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड के लिए भी और सेकंड ग्रेड के जो प्रतिभागी हैं उनके लिए भी फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक है उसके अंदर ये सारे टॉपिक है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आएंगे, इजीली आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि अपन हर एक चीज़ को खोल के देख रहे हैं, विस्तार से देख रहे हैं। यदि मैं कहता लाठी सीरीज आप इस प्रश्न को याद करते कहाँ पाया जाता है लाठी सीरीज, तो आप यूँ करते भाई ये जैसलमेर जैसलमेर जैसलमेर, लेकिन इसकी लोकेशन आपको बता दी कि यहाँ लाठी सीरीज है, जैसलमेर बाड़मेर का जो इलाका, पोखरण का जो इलाका है, फलोदी का इलाका, इनके बीच में, तो आप इजीली इसको समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एक जैसे जगह है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, प्राचीन पुरातत्व अवशेषों के लिए। अब वो यहाँ पे जैसलमेर में ही है, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ है, इस भाग में यहाँ अवस्थित है, ठीक है ना। तो लोकेशन यदि इजीली अपन को पता है तो आसानी से हम इनको समझ पाते हैं, ठीक है। तीसरा बिंदु है CWG वाला, देखते हैं CWG जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखो इसमें जो आर्द्रता वाला प्रदेश है, इसके इसने दो भाग कर दिए। ये पूरा का पूरा राजस्थान का हिस्सा है जो आर्द्रता वाला है, ठीक है। तो इसमें AW और CWG दोनों जो प्रदेश है आर्द्रता वाले हैं। तो इसमें क्या किया इसने कि ये वाला जो AW वाला क्षेत्र है ये तो हो गया अति आर्द्रता में या पूर्ण रूप से आर्द्र कह दिया, और इसमें लिख दिया उपाद्र। इसमें क्या लिख दिया, उपाद्र। तो ये आर्द्र है, इसके साथ में एक नया वर्ड जोड़ दिया उपाद्र प्रदेश। तो ये हो गया अपना CWG वाला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तीसरा बिंदु इसका, यहाँ उपाद्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले शामिल है। यहाँ इसका यदि अपन वर्गीकरण करें तो यहाँ उदयपुर से शुरू होते हैं अपन, उदयपुर, यहाँ उदयपुर, उसके बाद में कुछ हिस्सा यहाँ भीलवाड़ा, ठीक है ना। यहाँ देखें तो राजसमंद, उसके बाद में यहाँ आ गया कुछ हिस्सा अजमेर का टच का हिस्सा आ गया ना, और जयपुर के नीचे टोंक वाला क्षेत्र आ गया, यहाँ कोटा वाला, यहाँ बूंदी वाला क्षेत्र आ गया, यहाँ बारां का क्षेत्र आ गया, ठीक है। और यहाँ सवाई माधोपुर आ गया, यहाँ करौली आ गया, यहाँ दौसा आ गया, ठीक है। और ये अलवर का दक्षिणी भाग आ गया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, ठीक है। और उसके बाद में ये कुछ हिस्सा यहाँ जयपुर का आ गया, ये जयपुर है यहाँ पे, ठीक है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, यह करौली आ गया, सवाई माधोपुर, ठीक है, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जिले इसमें प्रमुख रूप से शामिल है। तो बहुत बड़ा प्रदेश है ये। तो यहाँ से अपन शुरू करें उदयपुर, उसके बाद में राजसमंद, उसके बाद में भीलवाड़ा, कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का भी है यहाँ पे। भीलवाड़ा के पास में यदि अपन लिखें तो चित्तौड़गढ़ का उत्तरी पश्चिमी भाग इसमें शामिल है, ठीक है ना। उत्तरी पश्चिमी भाग चित्तौड़गढ़ का भी शामिल है, कोटा का उत्तरी भाग इसमें शामिल है, बूंदी, टोंक, बारां, सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखें दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, हिस्सा जयपुर का दक्षिणी हिस्सा, जयपुर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, और अलवर का पूर्वी हिस्सा, ठीक है ना।
तो ये इतने जिले इसमें शामिल है। तो बहुत बड़े प्रदेश में जो जलवायु है उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, CWG वाली जलवायु पाई जाती है। यहाँ यदि अपन भौतिक विशेषता यहाँ की देखें, जैसे कि अपन यहाँ का औसत तापमान देखें तो तापमान लगभग राजस्थान में यही रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान है यहाँ पे इस भाग में तो वही है 30 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान औसत यहाँ पे रहता है ग्रीष्म ऋतु में। यही तापमान शीत ऋतु में देखें अपन तो शीत ऋतु के अंदर ये तापमान है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पाया जाता है। 12 से 16, 30 से 32 यही तापमान इस प्रदेश में पाया जाता है। अब यहाँ वर्षा बढ़ गई भाई, इस प्रदेश में वर्षा अच्छी होती है क्योंकि ये बंगाली खाड़ी की मानसूनी पवनें अरावली को पार नहीं कर पाती, इस भाग में अच्छी वर्षा कर देती है। तो वर्षा यहाँ पे 600 मिमी से 800 मिमी या यूँ कह दूँ 60 सेमी से 80 सेमी औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है। ठीक है, 60 सेमी से 80 सेमी कह दो, चाहे 600 मिमी से 800 मिमी दोनों बिंदु पूछते हैं तो यह वर्षा यहाँ पाई जाती है। तो यह यहाँ की वर्षा है। इस वर्षा के अकॉर्डिंग यदि यहाँ की वनस्पति अपन देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी वनस्पतियाँ हैं तो इस भाग में जो वनस्पतियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वर्षा अच्छी है तो वनस्पतियाँ भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे जैसे कि नीम, जामुन, पीपल, बरगद, आंवला, पलास, आम, खूब सारे वृक्ष यहाँ मिलते हैं। ठीक है ना। धोंकड़ा, सवाई माधोपुर की साइड में धोंकड़ा वृक्ष खूब मिलता है। धोंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण वन है, इस प्रदेश में ही पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे इस प्रदेश में अपन देखें तो नदियाँ खूब अच्छी प्रवाहित होती है। चंबल नदी चित्तौड़ में प्रवेश करके यहाँ ये सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। उसके बाद में राजसमंद से कमजोर की पहाड़ी से बनास निकलती है, सीप है, ढूंढ है, मोरेल है। ठीक है ना, खूब सारी नदियाँ हैं। काली सिंध और पार्वती इस भाग में जाकर के चंबल मिल करके आगे यमुना में मिलती है। तो खूब सारी नदियाँ भी इस प्रदेश को पाटती है। और इस भाग में जैसे कहें कि नदियों का प्रवाह क्षेत्र खूब है और चंबल के बीहड़ इस भाग में खूब पाए जाते हैं। इस जलवायु प्रदेश में चंबल के बीहड़ जो है वो खूब पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर और धौलपुर बीहड़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अवनली का प्रदन चंबल यहाँ पे करती है। सिंचाई के लिए बहुत अच्छा है। उपजाऊ मृदा यहाँ पे है, उपजाऊ मृदा यहाँ पे है तो फसलें भी बहुत अच्छी होती है इस प्रदेश में। भाई मिट्टी उपजाऊ है, पानी की व्यवस्था पूरी है तो फसल भी अच्छी होगी ना, तो फसलें यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे पूर्वी जो राज्य अपने ये वाले, ये है तो सरसों प्रदेश, सरसों के लिए फेमस है। सरसों बहुतायत इस प्रदेश में पाई जाती है। बहुत अच्छी सरसों यहाँ पे होती है इस भाग में। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर सरसों के लिए काफ़ी फेमस है। तो सरसों बहुत अच्छी मात्रा में इस प्रदेश में होती है। इसके अलावा यहाँ गेहूँ भी होता है इस प्रदेश में। कुछ बूंदी साइड में गन्ना भी बोया जाता है। ठीक है ना। और अलवर साइड के अंदर चावल की खेती भी होती है। तो ये सारी की सारी फसलें अपन देखें तो जो है सरसों है, चना है, ये खूब फसलें यहाँ पे बोई जाती है। तो ये प्रदेश है, इसकी प्रमुख ये विशेषताएं हैं। CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश वाला हिस्सा है। ठीक है ना। अगला बिंदु चौथा जलवायु प्रदेश कोपेन का। यहाँ पर देखें तो यदि विश्व के दूसरे प्रदेशों की यदि अपन बात करते हैं तो ये वाला जो AW वाला भाग है ये स्टेपी तुल्य है, ये सवाना तुल्य है। यानी विश्व के अन्य प्रदेशों से अपन देखें तो वो विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगला बिंदु चौथा जलवायु प्रदेश। अब तक यदि आपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये मौका आपके पास में संपूर्ण भूगोल पढ़ने का और हर क्षेत्र में काम आएगा।
कईयों की डिमांड है भाई सर पेड चैनल के माध्यम से पढ़ाएं, तो भाई पेड चैनल की बात जो है वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है प्रत्येक गरीब बच्चे तक हमारा भूगोल पहुंचाना है। तो उसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं और प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुंचे। एक गरीब से गरीब बच्चा जो है, जो कोचिंग नहीं ले सकता है, उसके पास में मल्टीमीडिया फ़ोन तो लगभग सबके पास में मिल ही जाते हैं, पैकेज भी सारे रखते हैं आजकल कॉल करने के लिए। तो कम से कम आपके 1 GB डाटा पर डे भी है, तो इस आसानी से हम डेली का जो वीडियो है वो 300, 400, 500, 700, 800 MB का ही डालते हैं, तो इजीली आप एक लेसन हमेशा का पढ़ सकते हैं। कल या परसों से 1-2 दिन में ही हम संपूर्ण विश्व का जो भूगोल है उसके टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट के अंदर जो सिलेबस दिया है काफ़ी लंबा चौड़ा कह सकते हैं उसको, तो पूरा का पूरा सिलेबस है उसकी अपन कोशिश करेंगे कि 2 महीने में कवर करवाएं। एग्ज़ाम डेट तो आगे जाएगा, लग ही रहा है, न भी गया तो अपन तो ये मान के चलें कि इसी समय एग्ज़ाम होगा। तो आप ज़रूर हमसे जुड़ें। चौथा जलवायु प्रदेश है AW, इसको बोलते हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, आर्द्र जलवायु प्रदेश है कोपेन का चौथा वर्गीकरण। और इसके अंदर यदि अपन देखें तो जिले कौन कौन से शामिल है, उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, ठीक है, उसके बाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ठीक है, उसके बाद में कोटा का दक्षिणी हिस्सा और झालावाड़, ये जिले भाई इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से चले अपन, ये उदयपुर का हिस्सा आ जाता है, यहाँ डूंगरपुर है, यहाँ बांसवाड़ा है, यहाँ प्रतापगढ़ है, ये चित्तौड़ का हिस्सा कुछ यहाँ शामिल है, ये भैंसरोडगढ़ यहाँ पे ये चित्तौड़ का हिस्सा है, उसके बाद में ये आ गया अपना झालावाड़ आ गया। ठीक है, यहाँ कोटा का कुछ हिस्सा इसमें आता है, तो ये सारे के सारे ज़िले इसमें शामिल है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्से और झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा संपूर्ण जिले इसमें शामिल है। यहाँ पे यदि अपन देखें तो ये आर्द्र लिखा है, इसका मतलब वर्षा बहुत अच्छी होती है इस प्रदेश में। तो यहाँ का तापमान यदि औसत अपन देखें तो वही है, ग्रीष्म ऋतु का तापमान औसत कितना रहा होगा यहाँ पर, जिस भाग में वर्षा अच्छी होती है। तापमान यहाँ का देखें तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान प्राय रहता है। शीत ऋतु में देखें यहाँ पे तो शीत ऋतु में औसत तापमान यहाँ पे ऊंचा ही रहता है, ज़्यादा यहाँ पे ठंड नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान शीत ऋतु में रहता है, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ जो है उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती इस प्रदेश में। तो 12 से 18 डिग्री औसत तापमान शीतकाल में रहता है। वर्षा बहुत अच्छी होती है भाई यहाँ पे, इस भाग में राजस्थान के अंदर वर्षा ठीक होती है। औसत वर्षा यदि अपन देखें इस प्रदेश के अंदर तो औसत वर्षा की यदि अपन बात करें तो इस प्रदेश में औसत वर्षा जो है वो 900 मिमी के आसपास में वर्षा औसत होती है, या 90 सेमी कह सकते हैं। ठीक है ना, 90 सेमी कह दो चाहे 900 मिमी औसत वर्षा इस प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना, जिले ये आ गए। अब इस भाग में वर्षा अच्छी होती है तो वनस्पतियाँ कौन सी है, वनस्पतियों की बात करें इस प्रदेश के अंदर तो वनस्पति यहाँ पे पलाश, आम, जामुन, ठीक है ना, आंवला, बांस, ठीक है। प्रमुख वृक्ष यहाँ का है जो आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहलाता है, महुआ। महुआ खूब मात्रा में यहाँ पे इस प्रदेश में है और महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि इसके महुआ के वृक्ष खूब वहाँ पर इस वृक्षों के फूल आते हैं, फूलों को बिन करके वो लोग इसके फूलों से मदिरा का निर्माण भी करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से इस प्रदेश में एक जनजाति रहती है, भील जनजाति बहुल इलाका है, और इसके साथ साथ में जैसे डामोर भी यहाँ रहते हैं, भील है, डामोर है, मीणा है, यानी भील मीणा साथ ही लिखते हैं तो ये
भील मीणा जनजाति यहाँ और डामोर जनजाति इस प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना। यदि अपन फसलों की बात करते हैं इस प्रदेश के अंदर फसलें कौन कौन सी होती है, तो फसलें इस प्रदेश में मुख्य रूप से मक्का होता है भाई। यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं मक्के की को खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। बांसवाड़ा के अंदर चावल भी लोग बोते हैं, चावल की खेती भी ये करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ माही जो डैम बना हुआ है, माही जो बजाज सागर परियोजना है उससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, माही बजाज सागर से। ठीक है, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा गांव में माही बांध बना हुआ है माही नदी पर, तो इससे सिंचाई की सुविधा और पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से मक्के की खेती, चावल की खेती और दाल बोई जाती है, जैसे कि अरहर, सोयाबीन भी बोया जाता है यहाँ पे। और काफ़ी कुछ लोग कपास भी बोते हैं, कपास, अरहर, सोयाबीन। ठीक है ना। तो यहाँ रेशेदार फसलों में कपास भी यहाँ पे बोई जाती है, ये दालें बोई जाती है यहाँ पे। ये तिलहन फसल है, अरहर है, दलहन फसल है। ठीक है ना। इसके अलावा खाद्यान्न में चावल है और मक्का प्रमुख रूप से यहाँ की लाल पीली, यहाँ की जो मिट्टी है वो कौन सी है, लाल काली मिट्टी है। तो लाल काली मृदा के अंदर ये फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है। ठीक है ना। तो ये प्रदेश है आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। तो संपूर्ण राजस्थान को कोप्पे ने 4 भागों में बांटा है। त्रिवार्था जो है उसका सिमिलर ही है, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोपेन का वर्गीकरण के समान ही त्रिवार्था का वर्गीकरण है। त्रिवार्था ने भी वर्षा को आधार लिया था, तो कोपेन ने वनस्पति को आधार लिया, और वनस्पति डिपेंड करती है किस पर, वर्षा और तापमान पर। तो ये बातें सिमिलर ही है इन सब की। ठीक है ना। और थानवेट ने जैसे वर्षा तापमान को लिया, ठीक है, तो लगभग इन्हीं के बेस पे इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो ये कोपेन के अनुसार राजस्थान के 4 जलवायु प्रदेश है और सिमिलर त्रिवार्था के है, तो ज़्यादा त्रिवार्था के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, सिमिलर ही है। अब रह गया अपने थानवेट का, तो थानवेट का जलवायु वर्गीकरण है, उसके ऊपर अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप जरूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, हमसे जुड़ें। और लेबर असिस्टेंट की तैयारी के लिए हम आपके साथ हैं, आपका पूर्ण सहयोग रहेगा हमारा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी का जो पूर्ण सिलेबस है वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप जरूर देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।